हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति पाठक, शिक्षा संकाय मारेवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन मंडला। आज मैं आपको पाठ्योजना के विविध प्रारूपों के अंतर्गत प्रोफेसर जॉनसन फेडरिक हर्बर्ट की पाठ्योजना के विषय में बताने जा रही हूँ। इस पाठ्योजना को विकसित करने के विभिन्न प्रारूप प्रचलित हैं। उनमें से पहला हर्बर्ट की पाठ्योजना, दूसरा ब्लूम या मूल्यांकन पाठ्योजना, तीसरा इकाई पाठ्योजना, चौथा एनसीईआरटी पाठ्योजना। आज हम हर्बर्ट की पाठ्योजना के विषय में जानेंगे। हर्बर्ट की पाठ्योजना प्राचीनतम पाठ्योजनाओं में से एक है। इस पाठ्योजना के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री प्रोफेसर जॉनसन फेडरिक हर्बर्ट हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट की अधिगम या सीखने के संबंध में धारणा यह है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में विभाजित कर उसे छात्र के पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाए तो छात्र उसे अधिक शीघ्रता एवं सुगमता पूर्वक ग्रहण करता है। प्रोफेसर हर्बर्ट की पाठ्योजना विषय वस्तु पर केंद्रित है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि इस पाठ्योजना में छात्र के समक्ष प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस पाठ्योजना में स्मृति स्तर पर सीखने को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। प्रोफेसर हर्बर्ट ने पाठ्योजना को विकसित करने के लिए दो आधार माने हैं, जिसमें पहला है दार्शनिक आधार। इसके अंतर्गत उनका मानना है कि मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। इसका कार्य अनुभवों को ग्रहण करना है। ये अनुभव मन के रूप में प्रकट होते हैं। आत्मा केवल मानसिक स्थितियों का योग है। उन्होंने आत्मा के दो रूपों को प्रकट किया है, मन या विचार की अभिव्यक्ति, ये इनके दार्शनिक विचार थे। दूसरा भावों तथा इच्छाओं और प्रवृत्तियों या स्वभाव के रूप में अभिव्यक्ति। प्रोफेसर हर्बर्ट के विचार दार्शनिक लॉक के विचारों से प्रेरित थे। दूसरा आधार मनोवैज्ञानिक आधार था, जिसमें हर्बर्ट के अनुसार मानसिक क्रियाओं को तीन अवस्थाएं हैं। इसमें पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। प्रोफेसर हर्बर्ट ने रुचि के सिद्धांत को महत्व देते हुए उनके अनुसार रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षकों को उचित वातावरण छात्रों को प्रदान करना चाहिए, इस पर ज्यादा जोर दिया है। प्रोफेसर हर्बर्ट ने सीखने की प्रक्रिया में पूर्वानुवर्ती ज्ञान के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व संचित प्रत्यय या कॉन्सेप्ट अपने से समान प्रत्ययों को प्रभावशाली ढंग से ग्रहण करता है। दूसरा, जब बालक का मन वातावरण के संपर्क में आता है तो उसमें प्रत्ययों या कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार से निर्मित प्रत्यय चेतना से अचेतन मस्तिष्क में चले जाते हैं। किसी नवीन प्रत्यय के चेतन में आने पर उसके समान अचेतन में पड़े पूर्व संचित प्रत्यय भी चेतना में आ जाते हैं और नवीन प्रत्यय को साथ लेकर अचेतन में चले जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसा कि किसी बालक को साइकिल चलाना आता है, मतलब वह उस प्रत्यय से परिचित है और यह प्रत्यय उसके अचेतन मन में पड़ा हुआ है। तभी किसी दूसरे क्षण उसके सामने पहली बार मोटरसाइकिल का प्रत्यय आ जाए तो इस नए प्रत्यय को देखते ही यह निश्चित है कि अचेतन मन से साइकिल चलाने का प्रत्यय सामने आ जाएगा और दोनों प्रत्यय में समानता होने के कारण फिर से वह साथ साथ अचेतन में चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पुराने प्रत्यय से नए प्रत्यय को सीखने में सहायता मिलती है। इसको हम एक नए तरीके से कह सकते हैं कि जो पुराना ज्ञान है या पूर्व में जो ज्ञान है उससे नए ज्ञान को सीखने में सहायता मिलती है। प्रारंभ में हर्बर्ट महोदय ने दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के आधार पर 4 पदों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। पहला, स्पष्टता या क्लैरिटी। इस पद के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को
छात्रों के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगा। दूसरा, संबंध या सहयोग। इस पद में छात्रों को नवीन ज्ञान उसके पूर्व संचित ज्ञान से संचित करा के दिया जाएगा। तीसरा है व्यवस्था। इस पद में विषय वस्तु व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की जाएगी। चौथा है व्यवहारिक या प्रयोग विधि। इस अंतिम पद में छात्रों द्वारा अर्जित किए नवीन ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार हर्बर्ट महोदय ने शिक्षण कार्य हेतु बताए गए 4 पदों पर बल दिया, परंतु समय के साथ उनके अनुयायियों ने जिलर तथा राइन ने महत्व की दृष्टि से संशोधन किया। उन्होंने प्रथम पद स्पष्टता को 2 भागों प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण में विभाजित किया तथा शेष पदों को अर्थ की दृष्टि से उसके नामों में परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार पाठ योजना के 5 पद हो गए, जिन्हें हर्बर्ट के पंच पदों के नाम से जाना जाता है। संशोधित पद इस प्रकार हैं। इस तरह से 5 पद हुए। पहला प्रस्तावना या तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और संबंध, चौथा सामान्यीकरण, पांचवा प्रयोग या अभ्यास। अब हम देखेंगे हर्बर्ट पंच पद प्रणाली का पहला पद। पहला पद है प्रस्तावना या तैयारी। इस पद के अंतर्गत बताया गया है कि सर्वप्रथम छात्रों को पढ़ने के लिए तत्पर किया जाएगा। इस कार्य हेतु शिक्षक का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह छात्रों को प्रस्तुत की जाने वाली नवीन विषय वस्तु के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करे। शिक्षक छात्रों के मन में पूर्व ज्ञान को चेतन में लाने का प्रयास करता है ताकि नवीन ज्ञान का उस पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित हो सके। प्रस्तावना का अंत छात्रों के समक्ष कथन के स्पष्टीकरण से होता है। दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। प्रस्तावना की सहायता से छात्रों को पढ़ने हेतु प्रेरणा देने के उपरांत प्रस्तुतिकरण के पद में शिक्षक नवीन ज्ञान या पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस पद में ही छात्रों के सहयोग से मूल पाठ को विकसित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षक छात्रों की मानसिक क्रियाओं को उत्तेजित करके स्वयं नवीन पाठ को ग्रहण कराने का प्रयास करता है। तीसरा पद है तुलना और संबंध, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। इस पद के अंतर्गत नवीन ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने हेतु तथ्यों, घटनाओं या प्रयोगों का पूर्व ज्ञान के तथ्यों, घटनाओं या प्रयोगों के द्वारा परस्पर संबंध की स्थापना की जाती है। चौथा पद है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। पाठ का वास्तविक लक्ष्य सामान्यीकरण होता है। मूल पाठ को भली प्रकार समझ लेने और उसकी तुलना एवं संबंध स्थापित कर लेने के पश्चात इस पद में छात्रों को सोचने विचारने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्र इसके आधार पर ऐसे नियमों का निर्माण करता है जिन्हें वह विभिन्न समस्याओं एवं परिस्थितियों में प्रयुक्त कर सके। यही पद उस समस्या का उत्तर उपलब्ध कराता है। पांचवा पद प्रयोग एवं अभ्यास। इस पद के दौरान सामान्यीकरण की प्रक्रिया में निर्मित नियमों को विश्वसनीयता एवं स्थायित्व दिया जाता है। शिक्षक 2 कार्य करता है। पहला, वह विभिन्न प्रयोगों के पश्चात नियम की सत्यता की जांच करता है और दूसरा, वह विभिन्न परिस्थितियों में लागू करके उसका पुष्टिकरण करता है। इस तरह से यह हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है। इसमें प्रस्तावना या तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और संबंध, चौथा सामान्यीकरण,
5वां प्रयोग एवं अभ्यास। इस तरह आज हमने पाठ्य योजना निर्माण में सबसे ज्यादा काम में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा पढ़ी। इन 5 पदों ने पाठ्य योजना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी हम सर्वप्रथम पाठ्य योजना समझने के पहले इन 5 पदों को समझते हैं, फिर पाठ्य योजना को तैयार करते हैं। इन 5 पदों को रखकर जब हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं, तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर पाते हैं। आशा करती हूँ आज की व्याख्या आप सभी ने भली भांति समझी होगी। अपेक्षा है कि इफेक्टिव टीचिंग में इन अवधारणाओं का उपयोग आप करेंगे। धन्यवाद।